हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो इस लेक्चर में यहाँ पे हम टॉप एमसीक्यूज़ की बात करेंगे और ये जो टॉप एमसीक्यूज़ है ये हमारे यहाँ पे सेल बायोलॉजी से है। तो सेल बायोलॉजी में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 चैप्टर्स मिलते हैं। एक आपको सेल साइकिल, सेल सीधे सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड प्लस इसमें आप देखोगे इसमें बायोमॉलिक्यूल वाला चैप्टर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ टॉप एमसीक्यूज़ की बात करेंगे और अलॉन्ग विद दैट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन को आप चेक करना चाहते हो कि आपकी लेवल कैसी है या आपने जो प्रिपेयर किया है आपको उसमें से कितना याद रहता है या कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनको चेक करने के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ हमारी बिल्कुल आप देखोगे स्कॉस्ट के पैटर्न की होती है या जेके बोपी के पैटर्न की होती है और आप देखोगे कि वही क्वेश्चंस जो जो एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम रिफ्लेक्टेड क्वेश्चंस इस टेस्ट सीरीज़ में हमने डाले हैं। और कोई आप देखोगे कोई ऐसा नहीं है कि एआई का यूज़ करके टेस्ट सीरीज़ बनाई गई होगी। आप खुद पेपर चेक करके देख सकते हो। टेस्ट सीरीज़ हमारी इस तरीके से डिज़ाइन की है हमने हमने हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हम इसमें लेते हैं। दैट मीन्स हम खुद एनालिसिस खुद मॉड्यूल्स को चेक करके वेरियस मटेरियल्स को अंडरस्टैंड करके उसको चेक करके आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ हम बनाते हैं। कम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ होने वाली है जिसमें बिल्कुल वही डिमांड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस फिल किए गए हैं जो कि जेके बोपी या स्कॉस्ट की डिमांड होती है। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो जल्दी से आप रजिस्टर कर लो। यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है पहला और इसमें हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। रॉबर्ट ब्राउन जो है उसने सेल डिस्कवर की। इसके बाद है शील्डन एंड सचवन फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इन दोनों ने दी थी तो ये करेक्ट है। वर्चव एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओमनीसेलुलर ई सेलुलर इन भाई साहब ने ही बोला था तो ये भी करेक्ट है। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट इट्स लाइफ एक्टिविटीज़ विद इन अ सिंगल सेल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तीनों के तीनों करेक्ट जो है, तीनों के तीनों ये जो है ये करेक्ट है और इसमें से हमें नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट ढूंढना है तो वो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट है तो इसका आंसर हमें ए आ जाएगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे डिस्कवर सेल नहीं की थी तो हम देखेंगे रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड सेल जो है ये इनकरेक्ट है क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को यहाँ पे डिस्कवर किया था और यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन अगर हम देखेंगे इन भाई साहब ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था ना कि सेल को। तो हम देखेंगे ये जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे नॉट करेक्ट हमें ढूंढना था तो इसके अकॉर्डिंग आप पहले क्वेश्चन को देखा करो फिर आप आंसर किया करो क्वेश्चन को, क्योंकि पहले क्वेश्चन देखकर उसको अंडरस्टैंड करके ही समझ आता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या होती है। जल्दी में इंसान गलत ऑप्शन को ही चूज़ कर लेता है। इसके बाद हम देखेंगे न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये आप देखोगे विरचव का ही कंसेप्ट है कि नई सेल जो है वो किससे बनती है। और रब अगर हम देखेंगे विरचव का जो कंसेप्ट था, विरचव जिनका नाम था जो कि बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने क्या बोला था जो सेल्स हैं न्यू सेल्स वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। तो न्यू सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। तो ओमनीसेलुलर ई सेलुलर जो है वहाँ से ये स्टेटमेंट आपको मिलता है। तो आप देखोगे न्यू सेल जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ वाले वे में मैच है तो बट आप थोड़ा मैनेज इसको कर लेना। आई होप आप मैनेज कर लोगे और आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। तो यहाँ पे है क्रिस्टर्निया, इसी तरीके से है थैलाकॉइड। इनका हमें देखना है इनका क्या नेचर होता है और यहाँ से देखना है कि
इनके साथ हमें क्या आ सकता है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्रिस्टे जो है ये इनफोल्डिंग्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आप देख सकते हो हमारे ए के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के साथ सेकंड आ जाएगा। इसके बाद आप एलिमिनेशन वाला मेथड यहाँ पे यूज़ करके बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे पता है ए के साथ सेकंड आएगा, तो ए के साथ जहाँ पे भी और कोई ऑप्शन है वो गलत है, तो आपके यहाँ पे दो ऑप्शंस बिल्कुल डिस्कार्ड होते हैं, यहाँ पे कैंसिल आउट होते हैं, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसके बाद सिस्टर्निया, इसके बाद यहाँ पे सिस्टर्निया हमें देखना है कि किस चीज़ को हम बोलते हैं। और सिस्टर्निया की जब हम बात करते हैं, सिस्टर्निया क्या होता है, ये डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं गोल्गी एपराइट्स में। तो यहाँ पे हम देखेंगे बी के साथ हमें क्या आ जाएगा, बी के साथ हमें यहाँ पे 3 आ जाएगा या थर्ड वाला आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बी के साथ यहाँ पे थर्ड जिसमें होगा वही करेक्ट है, ये इसमें नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको उसमें से एक दो पता है और एक दो पता नहीं है, तो आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस को आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिगार्डिंग द सेल स्ट्रक्चर। इन स्टेटमेंट्स में से हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सेल के रिलेटेड, सेल स्ट्रक्चर के रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे हम सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए न्यूक्लियस। अगर हम देखेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है जिनको हम बोलते हैं वो विदाउट न्यूक्लिएट होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, या कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे विद सेल्स होते हैं, या कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या होते हैं, विदाउट सेल्स होते हैं। या अगर हम ह्यूमन आरबीसी की ही बात करेंगे तो उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, सो दैट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाए। तो यहाँ पे पहला जो है ये गलत है। इसके बाद हम देखेंगे बोथ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स हैव ए वेल डिफाइंड सेल वॉल। अगर हम देखेंगे बोथ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, इनमें वेल डिफाइंड सेल वॉल बोला गया है यहाँ पे, तो ये चीज़ जो है ये हम देखेंगे ये गलत है, क्योंकि सेल वॉल जो है यूजुअली हमें प्लांट सेल्स में ही देखने को मिलता है, क्योंकि सेल वॉल जो है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है ये हमें यूजुअली किन में मिलता है, प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, करेक्ट रिगार्डिंग द सेल स्ट्रक्चर। इसके बाद है इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। अगर आप देखोगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनको हम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और प्रोकैरियोट्स में आप देखोगे, प्रोकैरियोट्स में आपको क्या देखने को मिलता है, इनमें हमें देखने को मिलता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी तरीके से हम देखेंगे राइबोसोम्स हैं, इसी तरीके से हम देखेंगे गोल्गी एपराइट्स हैं। तो ये जो है करेक्ट सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आप देख सकते हो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स द मेसोसोम इज स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन दैट हेल्प्स इन। अगर आप देखोगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, इनमें अगर हम देखेंगे जो मेसोसोम होता है ये स्पेशलाइज्ड होता है, डिफरेंशिएटेड होता है फॉर्म ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन की एक फॉर्म होती है, और ये यहाँ पे किस में हेल्प करता है, उसमें हमें वो चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। अगर हम मेसोसोम की बात करेंगे, ये यहाँ पे किसका, सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होती है। और अगर हम देखेंगे ये किस में हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू न्यूट्रल सॉल्यूट मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप देखोगे ये यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे सिंपल बोला गया है न्यूट्रल सैल्यूट जो है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम दूसरा नाम यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, अगर आप देखोगे, या इसका जो डायमीटर है ऐसे आप बोल सकते हो, तो वो 1 एंगस्ट्रम होता है, तभी इसको हम एक और नाम बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रल सैल्यूट है। न्यूट्रल सैल्यूट के लिए आप देखोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं इसमें हमें एटीपी का यूज़ करना पड़ता है। दैट मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसको हम एनर्जी कंज्यूमिंग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एनर्जी कंज्यूमिंग ट्रांसपोर्ट जो है ये यूजुअली हम देखेंगे अगेंस्ट ग्रेडियंट के लिए हमें काम जब करना होगा, अगेंस्ट ग्रेडियंट जब ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो उसमें हम एटीपी का यूज़ करते हैं। तो बट यहाँ पे न्यूट्रल सैल्यूट है, तो यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन का ये नहीं है। न्यूट्रल सैल्यूट को हमें ट्रांसपोर्ट कराना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पे काम आती है। सिंपल डिफ्यूजन क्या हो गया? ये हो गया यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये हो गया किसी भी पार्टिकल का मूव करना फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। अगेन ये हो गया इन दी अलॉन्ग साइड द ग्रेडियंट, या हम बोल सकते हैं ग्रेडियंट की डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट होती है। दैट मीन्स जहाँ से कंसंट्रेशन हाई, वहाँ से लेकर लो कंसंट्रेशन में ये जाता है। और इसी तरीके से हम देखेंगे ये जो है ये सिंपल डिफ्यूजन जो है ये लिपिड बाइलेयर के थ्रू यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेल ऑर्गेनेलीज दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज अगर हम देखेंगे तो हमारे पास दो ही है। तो जो भी सेल होगी उसमें दो मेम्ब्रेन बाउंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती है। तो उसमें आप देखोगे एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और होता है क्लोरोप्लास्ट, या जिसको हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, इनका दूसरा नाम हम बोलते हैं सेल विद इन सेल, क्योंकि इनका अपना डीएनए होता है और ये खुद से भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। सेल विद इन सेल भी इनको हम बोलते हैं। तो इसको आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें प्रोकैरियोटिक सेल का बोलना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल को हमने पहले ही बोला ये क्या होती है? ये प्रिमिटिव सेल होती है। तो प्रिमिटिव सेल में हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। प्रिमिटिव सेल में हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पे आप देखोगे हमें जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल जो है ऐसी सेल्स में, जो जेनेटिक मटेरियल ऐसी सेल्स में हम देखेंगे वो किसी स्पेसिफिक पैकिंग में नहीं होगा, बल्कि वो ओपन होगा। दैट इज़ वहाँ पे हम देखेंगे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड एंड नॉट इवॉल्व एनवेलोप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे बी इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोकैरियोटिक सेल का अगर आपको पूछा जाएगा तो प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है और किसी मेम्ब्रेन बाउंड या किसी इसमें न्यूक्लियस जो है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक्सहिबिट डिवीजन ऑफ लेबर बिकॉज। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है इनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है उसका हमें देखना है क्यों पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है डिफरेंट फंक्शंस आर डिफरेंट, ये डिफरेंट इनसे ऑकर होती है। दैट मीन्स डिफरेंट ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी या ऑर्गेनिज्म। इसमें हम देखेंगे ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे सेल स्पेशलाइजेशन होती है। सेल स्पेशलाइजेशन क्या होती है? दैट मीन्स सेल जो है ये स्पेशलाइज की गई होती है। इनमें एक चीज़ होती है स्पेशलाइजेशन होती है, और ये किस काम आती है? ये वेरियस फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करती है। लाइक डाइजेशन के लिए अलग सेल्स होंगी, इसी तरीके से हम देखेंगे रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल्स होगी, इसी तरीके से हम देखेंगे वेरियस फंक्शंस के लिए यहाँ पे वेरियस सेल्स
होती है। तो अगर हम देखेंगे इसका ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 10 में देखते हैं सेल इज कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज सेल जो है इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेल जो है सेल से ही स्टार्ट होती है लाइफ। अगर हम देखेंगे जो बेसिक यूनिट लाइफ का है वो सेल ही है, क्योंकि जब हम देखते हैं सेलुलर पूल से जब लाइफ आई तो वो डीएनए आरएनए जो भी वो न्यूक्लिक एसिड्स बने, फिर डायरेक्टली एक सेल बनी और उसी से स्टार्ट होती है सारी लाइफ। या अगर आप देखोगे ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ जो है वो एक सेल से स्टार्ट होती है। चाहे हम एग की बात करें एक सेल से स्टार्ट होती है, चाहे हम किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें एक सेल से लाइफ स्टार्ट होती है। और सेल जो है सिंगल सेल, और सिंगल सेल से में ही हम देखेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म है लाइफ की, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है लाइफ की जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन 10 का अगर हम देखेंगे, जो सेल से नीचे वाला स्ट्रक्चर होगा उससे लाइफ पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स सिंगल सेल जो है वो एज ए लाइफ एक्ट कर सकती है, इसीलिए हम यहाँ पे सेल को क्या बोलते हैं? सेल को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी तरीके से इसका जो ऑप्शन है इसका भी बी ही है। तो एनीथिंग लेस देन ए complete structure of a cell does not ensure independent living. इसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर की क्या यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन होती है? न्यूक्लियर पोर्स ये वो पोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होते हैं, और इनकी क्या प्राइमरी फंक्शन होती है वो हमें देखनी है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है इनकी जो फंक्शन होती है ये एक्ट करते हैं एज अ पैसेज। दैट मीन्स इनके थ्रू कुछ पास ऑन होता है, पैसेज करते हैं एक्ट करते हैं एज अ पैसेज। और इसमें से हम देखते हैं यहाँ से क्या होता है, न्यूक्लियर पोर से बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। किनकी? बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है आरएनए की। तो यहाँ पे हम देखेंगे इससे बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है आरएनए की और प्रोटीन्स की। तो आरएनए भी एक प्रोटीन ही है, इसकी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका भी बी ही आएगा। दे एक्ट एज अ पैसेज फॉर द बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे while both are the part of the endomembrane system, lysosomes differ from vacuoles in that दोनों एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम का पार्ट है, चाहे लाइसोसोम की बात करें चाहे वैक्यूल की बात करें, बट इनमें एक डिफरेंस है वो हमें देखनी है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे लाइसोसोम जो है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो सेल में डाइजेशन में काम आते हैं। या आप देखोगे यहाँ पे हम देखेंगे इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन के काम आते हैं। और वैक्यूल में हम देखेंगे इसमें स्टोर होता है, इसमें वाटर यूजुअली होता है और सम साल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे लाइसोसोम्स आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स व्हाइल वैक्यूल स्टोर वाटर, सैप एंड वेस्ट। इसका यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल को अच्छी तरीके से यहाँ पे डिफाइन करता है? तो अगर हम देखेंगे सेंट्रियोल जो है ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को एंड इसमें कॉट व्हील स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम देखेंगे सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल हम देखेंगे इनमें क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को और इनमें कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। तो हम देखेंगे यहाँ पे सेंट्रियोल को अच्छी तरीके से बी ऑप्शन जो है डिफाइन करता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्रोमोसोम विद सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू द वन एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीम शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म इज कॉल्ड। यहाँ पे देखेंगे क्रोमोसोम विद अ सेंट्रोमेयर सिचुएटेड क्लोज टू द वन एंड। इसमें हम देखेंगे सेंट्रोमेयर क्या है, एक आर्म के एक एंड में वो क्लोज होगा
और इसके बाद फॉर्मिंग वन एक्सट्रीम शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। इसमें हम देखेंगे इस तरीके से होता है वो। तो इसमें एक आर्म जो है एक लंबी आर्म होगी जिसको हम लॉन्ग आर्म बोलेंगे, और दूसरे में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट आर्म होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक अरेंजमेंट। एक्रोसेंट्रिक अरेंजमेंट क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक अरेंजमेंट हो गया जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड गया होगा, एक शॉर्ट आर्म फॉर्म की होगी और इसी तरीके से एक लॉन्ग आर्म इसने फॉर्म की होगी। इसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन वाज मेड बाय। यहाँ पे हम देखेंगे जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है कोलेजन का, ये किसने डिस्कवर किया था, तो ये किया था GN रामचंद्रन ने डिस्कवर। ये किया था GN रामचंद्रन ने डिस्कवर। और ये अगर आप देखोगे एक मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है कोलेजन। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 है विच ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट सेल मेजरिंग ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए आप माइकोप्लाज्म को बिना देखे टिक कर ले। तो माइकोप्लाज्म जो है वही होता है 0.3 माइक्रोमीटर यहाँ पे लेंथ में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 17। स्मॉल सर्कुलर DNA molecules found outside the genomic DNA in some bacteria that provide antibiotic resistance are called। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ऐसे स्मॉल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जेनोमिक DNA से के बाहर मिलते हैं हमें, और ये एक्ट देते हैं रेजिस्टेंस किनको, बैक्टीरिया को, अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। तो ये जो चीज़ है इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे इन ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स दैट इज RBCs मेम्ब्रेन द रेशो ऑफ प्रोटीन टू द लिपिड इज अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे हमें देखना है जो RBC है इसमें रेशो देखना है हमें, प्रोटीन इज टू लिपिड P/L हमें देखना है, और इसका जो रेशो है वो हमें देखना है। यहाँ पे इसका जो रेशो होता है अगर हम देखेंगे इसमें 52% प्रोटीन होता है, 52% प्रोटीन होता है। इसी तरीके से 40% अगर हम देखेंगे 40% यहाँ पे लिपिड होता है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो 52/40 यहाँ पे 226 220 210 213। तो हम देखेंगे इसका स्मॉलेस्ट में भी आपको ऐसे बोल सकते हैं 13:10 इसका रेशो होता है। 52% यहाँ पे क्या होता है, 52% हमें यहाँ पे प्रोटीन होता है, और 40% हम देखेंगे 40% हमें यहाँ पे लिपिड होता है। तो इसका बी आ जाएगा। क्वेश्चन 19। The cell wall of algae is uniquely composed of cellulose, galactans and mannans and। इसमें हमें देखना है जो एल्गी का सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज होता है, गैलेक्टेंस होता है, मेनान्स होता है, और इसके साथ साथ हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, वो होता है एक सिमेटिक मटेरियल जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे क्वेश्चन 20 द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आपको पता होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये दो तरीके का होता है। जो ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये दो तरीके का होता है। एक को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड दूसरे को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या बनता है इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। और इसमें अगर हम देखेंगे इसमें एक तो लिपिड्स बनते हैं और स्टीराइडल हार्मोन्स बनते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे ये दो चीज़ें बनती हैं। क्वेश्चन 21 Which type of leucoplast is specialized for storing oils and
फैट्स, कौन सा ल्यूकोप्लास्ट ऑयल एंड यहाँ पे फैट को स्टोर करने के लिए बनाया है। अगर आप एलियोप्लास्ट देखोगे ये प्रोटीन के लिए है, एलियोप्लास्ट देखोगे तो ये यहाँ पे ऑयल एंड फैट को स्टोर करता है। तो इसका अगर हम देखेंगे इसका यहाँ पे सी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 22, द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला इज नोन एज। अगर हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला में हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो वो 9+2 एरे होता है, तो उसको हम 9+2 अरेंजमेंट या एरे बोलते हैं। तो ये थे कुछ टॉप MCQs फ्रॉम सेल बायोलॉजी। आई होप आपने इनको लास्ट तक देखा होगा और वीडियो को लाइक करोगे, साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। बाकी इसमें जो अभी बचते हैं कुछ MCQs वो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और साथ में फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के जो MCQs हैं वो हम विद इन नेक्स्ट वीक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 5 साल के MCQs डिस्कस करेंगे। जो 5 साल के पेपर हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।